हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपस्किल एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि ये सीरीज़ यूपी पीसीएस 2021 के लिए हमने लॉन्च की है। रोज़ रात को 9 बजे हम 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, जो कि यूपी पीसीएस के पेपर को अच्छी तरह से सोच समझ करके देखा गया है कि उसमें क्या क्या कंटेंट आता है और उस कंटेंट का जिस्ट आपके सामने लिखा हुआ है, और इसी के बेस पर हम क्वेश्चंस फॉर्मुलेट करते हैं जो कि यूपी पीसीएस 2021 में आने ही आने हैं, या उसके टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस ज़रूर मिलेंगे आपको। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा दिए ताकि आपको रोज़ 9 बजे पता चल जाए कि हमारा वीडियो आ गया है। अगर आप हमारे साथ प्रिपरेशन करेंगे तो लगभग 1500 से 2000 क्वेश्चंस आपके प्रिपेयर हो जाएंगे और बहुत सारे टॉपिक्स प्रिपेयर हो जाएंगे ताकि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। इसमें हमने करंट का स्पेशल सेक्शन रखा हुआ है और उसको भी हम जीएस के साथ साथ कवर करेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन कहता है कि विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2021 में भारत का क्या स्थान है। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कल या परसों में मैं इसकी लिस्ट, जो भी पूरी लिस्ट है जितनी भी रैंक्स इंडिया की हैं, सारी डिटेल्ड और अपडेटेड डाल दूंगा। फिलहाल इसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें इंडिया को मिली है 43rd रैंक, राइट। अब इसमें यह पूछा जाता है कि ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन करवाता है, तो उसको कहते हैं IMD, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट। अगला देखते हैं क्वेश्चन। जल जीवन मिशन शहरी किसने आरंभ किया। जल जीवन मिशन यू, इसको ऐसे भी कहते हैं JJMU भी कहा जाता है। भाई किसने स्टार्ट किया है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन मिशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, या कोई नहीं। इसको स्टार्ट किया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन मिशन ने, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने इसको स्टार्ट किया है। एक बात और भी बताते हैं कि ये रूरल इंडिया के लिए भी शुरू किया गया है, और रूरल इंडिया वाला जो शुरू किया उसको किया है जल शक्ति मंत्रालय ने, राइट। दो हैं, जल जीवन मिशन शहर वाला मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन मिशन, और गांव वाला जल शक्ति मंत्रालय ने किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किन उत्पादों को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। भाई जीआई टैग का मतलब क्या होता है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ये किनको दिया जाता है। ये उन प्रोडक्ट्स को दिया जाता है जो कि एक स्पेशल प्लेस पर ही पाए जाते हैं। ये नेचुरल भी हो सकते हैं और आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं। और अभी हाल ही में सितंबर में ही 20 या 21 को ही आया है। ये किसको दिया गया है। ये सिरारा खोंग हथेई मिर्च है और ये तमेंगलांग ऑरेंज है, ठीक है। तमेंगलोंग ऑरेंज और सिरारा खोंग हथेई चिली, ये दो चीज़ों को दिया गया है। एक मिर्च है और एक संतरा है। कहाँ के हैं ये दोनों। ये दोनों के दोनों ही मणिपुर के हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, रट लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में ब्लैक फंगस केंद्र कहाँ खोला गया है। वेयर इज द ब्लैक फंगस सेंटर ओपनड इन उत्तर प्रदेश। ब्लैक फंगस आप सभी को मालूम था कि अभी पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस जो हो रही थी उसमें ब्लैक फंगस एक वाइटल रोल प्ले कर रहा था और बहुत ही फेटल था, नुकसानदायक था जीवन के लिए। तो उसके लिए यूपी में एक सेंटर बनाया गया जहां पर इसके ऊपर रिसर्च की जाएगी और वहां के डॉक्टर्स इसका ट्रीटमेंट भी करेंगे। तो कहां पर खोला गया है, इसका आंसर है कानपुर बी। कानपुर में हॉस्पिटल है, उसका नाम है हैलट। जो कानपुर के बच्चे हैं वो जानते होंगे, इसका नाम है हैलट और हैलट हॉस्पिटल में ओपन किया गया है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक्स में एक से अधिक पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी। देखिए ओलंपिक्स है, फीमेल है और फर्स्ट मल्टी मेडलिस्ट है। तो आपको बता दें कि भारत में पहली महिला खिलाड़ी जिसने जीता था मेडल, दैट वाज कर्णम मल्लेश्वरी। उन्होंने वेट लिफ्टिंग में जीता था। लेकिन पहली फीमेल प्लेयर जिसने ओलंपिक्स में 2 मेडल्स जीते हैं उनका नाम है PV सिंधु, राइट। और ये ओलंपिक्स की यंगेस्ट प्लेयर भी हैं। और साथ ही साथ इन्होंने जो गेम है इनका, उसका नाम क्या है, उसका नाम है बैडमिंटन। इन्होंने एक बार सिल्वर जीता है और इस बार इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्क रेखा निम्नलिखित में से कौन से देशों से होकर जाती है। देखिए कर्क रेखा, मकर रेखा, कैप्रिकॉन, कैंसर, इक्वेटर, 10 डिग्री, 9 डिग्री, 8 डिग्री पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था। पिछला वीडियो नहीं देखा हो तो लिंक दिया होगा डिस्क्रिप्शन में, जरूर देखना। ये तीसरा सेट है, इसके पहले 2 सेट और लॉन्च हो चुके हैं। तो देखिए क्या भाई कौन कौन सी कंट्रीज होकर के जाती हैं। देखिए
मैक्सिको से तो एंट्री ही करेगी ये। फिर अल्जीरिया, अफ्रीका में अल्जीरिया में बिल्कुल जाएगी, पाकिस्तान में नहीं जाती है, पाकिस्तान में नहीं जाएगी। फिर इंडिया में आएगी, इंडिया में आएगी और फिर म्यांमार चली जाएगी। तो क्या कौन कौन सी कंट्रीज हो गई? पहला, दूसरा और चौथा। आंसर क्या हो जाएगा? सी। देखिए मैप में देख जरूर लीजिएगा, और कैप्रिकॉर्न, कैंसर और साथ ही साथ आपका इक्वेटर, कौन कौन सी कंट्रीज इनसे पास होती हैं, जरूर जरूर देख लीजिएगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड, कौन सही सुमेलित नहीं है ना, इनकरेक्टली कौन कौन से मैच देख लेते हैं भाई। अब ये बात हो रही है यहां पर जल संधियों की, किसकी बात हो रही है? जल संधि की। जल संधि क्या होती है? जो दो वाटर बॉडीज को जोड़ती है, दो वाटर बॉडीज यानी कि पानी वाली चीजों को संधि कर रही है, इनको जोड़ेगी, और लैंड को क्या करेगी? अलग करेगी, है ना, लैंड को अलग कर देती है और पानियों को जोड़ती है। तो देख लिया जाए भाई, कौन की बास जल संधि, बास जल संधि कहां पड़ेगी? तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया में, बिल्कुल सही है। मैगलन स्टेट कहां पड़ेगी? चिली, और ये आपका टिएरा डेल फ्यूगो है, वहीं पे आइलैंड्स हैं, बिल्कुल दक्षिण अमेरिका में, बिल्कुल सही है। स्टेट ऑफ मलक्का सुमात्रा और मलेशिया को करेगी, बिल्कुल सही है, सुमात्रा और मलेशिया को करेगी, बीच में उसके बहती है ये। बेरिंग स्ट्रेट कनाडा एंड रशिया। देखिए बेरिंग स्ट्रेट जो है वो कनाडा और रशिया के बीच में नहीं है, रशिया तो पड़ता है, लेकिन रशिया से जो बगल में पड़ता है वो पड़ता है यूएसए। मैप में देखिएगा, अगर आपके पास में एटलस है तो सबसे ऊपर बाईं तरफ चले जाइएगा, या सबसे ऊपर दाईं तरफ चले जाइएगा, देखिएगा वहां पे बेरिंग स्ट्रेट होगी, जो कि यूएसए और रशिया के बीच में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका डी। डी करेक्टली मैच्ड नहीं है। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? भाई इनकरेक्ट कौन से? देखो दो ये सीज हैं, मिलते जुलते नाम की हैं, एक है वॉन्डल सी, वॉन्डल सी दिखाई दे रहा है, दूसरा वेडल सी है, वॉन्डल सागर और वेडल सागर। देखो जब भी मैप देखते होगे, अगर तुम एटलस देखते होगे, तो अंटार्कटिका जहां पर है उसके तुरंत ऊपर आपको दिखाई देता होगा वेडल सी। वेडल सी अभी न्यूज में भी थी, अगर आपको पता हो क्यों न्यूज में थी तो तुरंत कमेंट कर दीजिएगा, बताइएगा। तो वेडल सी अंटार्कटिक ओशियन में है, बिल्कुल सही। इसको कभी कभी दक्षिणी महासागर भी कहा जाता है, सदर्न ओशियन भी कह देते हैं हम। तो यहां पर आपकी वेडल सी है, और वॉन्डल सी है जो आर्कटिक ओशियन सबसे ऊपर है, बिल्कुल सही है। तो इसमें इनकरेक्ट पूछा गया भाई, इसमें से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, मानिए कि दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों को पश्चिम से पूर्व के क्रम में लगाइए। मतलब यहां से शुरू कीजिए ईस्ट वेस्ट से, और ईस्ट की तरफ चले जाइए। कौन कौन सी नदियां जरा मैप में देख लेते हैं। देखो तीस्ता शुरू करो, तीस्ता आती है, फिर जलढाका है, रैदक है, संकोश है, मानस है, और फिर आपकी ये कपिली है, कामेंग है, सुबनसिरी है, धनसिरी है, लोहित, दिबांग, ये सब बहुत पूछी जाती हैं। राइट बैंक और लेफ्ट बैंक करके भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो ऑप्शन में देखो क्या दिया हुआ है, तीस्ता, सुबनसिरी, लोहित और कामेंग। हमको देखनी है तीस्ता, सुबनसिरी, लोहित और कामेंग देखनी। तो देखो भाई तीस्ता कहाँ रही? तीस्ता ये रही। सुबनसिरी कहाँ पे है? सुबनसिरी ये रही। कामेंग कहाँ पे? ये है। और लोहित ये आ गई। तो क्या बनेगा सीक्वेंस? सबसे पहले तीस्ता, कामेंग, तीस्ता हो गई, कामेंग हो गई, सुबनसिरी हो गई और लोहित हो गई। तीस्ता, कामेंग, सुबनसिरी और लोहित कैसे दिया है? तीस्ता, कामेंग, सुबनसिरी और लोहित, यानी कि 1 3 4 2। सबसे पहले इधर आएगी तीस्ता, 1 3 4 2, वेस्ट से ईस्ट की तरफ लगानी है, इसमें ऑप्शन दिया नहीं है। तीस्ता के बाद में आपकी पड़ जा रही है कामेंग। तीस्ता के बाद में कामेंग ऑप्शन होना चाहिए, पहले के बाद चौथा दिया है, ठीक है, पहला चौथा, हाँ यही हो गया, बी ऑप्शन है, ठीक है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपको पड़ता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड, किसको सही से मैच नहीं किया गया। ये देखो सारे पासेज हैं, दर्रे हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पासेज, न्यूज़ में अक्सर रहते हैं। चाइना और इंडिया का जो टेक ऑफ रहता है उसमें बहुत ज़्यादा बार ये पॉइंट आउट होते हैं, न्यूज़ में आते हैं, इसलिए आप देखे रहिएगा। अघेल दर्रा जम्मू कश्मीर में, बिल्कुल सही। जेलेपला सिक्किम में है, जी हाँ सिक्किम में है। फिर ये आपका चंकन पास सिक्किम में है, जी नहीं ये गलत है। चंकन पास कहाँ पे है? ये आपका अरुणाचल में है,
कहाँ पड़ेगा ये पड़ेगा आपका अरुणाचल प्रदेश में, और माना पास उत्तराखंड में। जी हाँ, बिल्कुल सही है। देखो सिक्किम में एक और भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम कहते हैं नाथुला। नाथुला पे अक्सर पंगा हो जाता है इंडिया चाइना में। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी सही सुमेलित नहीं है। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन से वाक्य सही हैं? बिल्कुल देख लेते हैं भाई। अंतरिक्ष का आरंभ पृथ्वी से 100 किलोमीटर ऊपर होता है। जिनको नहीं पता वो जान ले, ये बात सही है। 100 किलोमीटर के ऊपर से आप कहते हैं कि अब हम स्पेस में आ गए हैं, और इस लिमिट को, ये 100 किलोमीटर वाली लाइन है, इसको कारमेन लाइन कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, इसमें दोनों ऑप्शन सही हैं। जिनको नहीं आता है अच्छे से देख लें। अगला क्वेश्चन, कौन से स्टेटमेंट गलत हैं? इनकरेक्ट देख लो। देयर इज नो चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ कास्ट आयरन एंड ब्रास ऑन मेल्टिंग। पिघलने पर जो आपका ढला हुआ लोहा है और पीतल है, उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता है। बताइएगा ये क्या है? ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि पिघलने पर इनका जो होता है इंक्रीज कर जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। पिघलने पर जो कास्ट आयरन है और जो पीतल है, उसको जो अगर आप पिघलाएंगे तो उसके वॉल्यूम में क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। मतलब जिस डिब्बे में कास्ट आयरन रखा होगा, पिघलाने के बाद अगर उसी सांचे में डालोगे तो ओवरफ्लो कर जाएगा। दूसरा कह रहा है कि आइस श्रिंक्स इन वॉल्यूम आफ्टर मेल्टिंग। पिघलने के बाद में बर्फ का आयतन क्या हो जाता है? घट जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। और जब जमता है तो बर्फ का आयतन बढ़ जाता है। बिल्कुल ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? गलत है। ओनली वन, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, कौन से वाक्य सही हैं? राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। इसको और भी कुछ कहते हैं, कोई बताएगा? इसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल का इसको पावर, कोशिका का पावर हाउस भी इसको कहा जाता है भाई, देख लीजिएगा। ठीक है। लाइसोसोम को कहते हैं सुसाइड वेसिकल्स या सुसाइड बैग्स, आत्मघाती थैलियां कहते हैं। जी हाँ, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, 1 और 2। आगे आइए, कौन से ब्लड के फंक्शंस हैं? क्या करता है भाई? टेम्परेचर रेगुलेट करता है बॉडी का। हाँ सही है। घावों को भरता है। जी हाँ, भरता है। बॉडी को बीमारियों से बचाता है। जी हाँ, बचाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1 2 3। इजी क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन अप्राकृतिक रबड़ है? देखो फाइबर्स पर, रबड़ पर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासकर पीसीएस में। और ये नियोप्रीन, आइसोप्रीन, इनसे आपका पाला पड़ता रहेगा। तो देख लीजिए, इसमें जो सिंथेटिक माने, अप्राकृतिक माने मैन मेड हैं, आर्टिफिशियल हैं। कौन कौन से आर्टिफिशियल हैं इसमें देख लो जरा। इसमें आर्टिफिशियल आपको पढ़ेंगे नियोप्रीन और थाइकॉल, ये आर्टिफिशियल हैं। आइसोप्रीन जो है ये नेचुरल है। नेचुरल रबर से आइसोप्रीन मिलता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2। आगे आते हैं, कौन से राज्य में रैमोना राष्ट्रीय उद्यान है ना? रैमोना या रायमोना, जो भी आप पढ़ना चाहें, नेशनल पार्क है। भाई देखो, रायमोना नेशनल पार्क जो है, आपने सुना होगा हिमेन विश्वकर्मा। विश्वकर्मा है, विश्वशर्मा है, विश्वशर्मा है। कहाँ के हैं भाई? ये असम के चीफ मिनिस्टर हैं। उन्होंने हाल ही में अभी रायमोना नेशनल पार्क जो है, इसको असम का 6th नेशनल पार्क बना दिया गया है। इसके पहले कौन कौन है? इसके पहले मानस है। मानस के अलावा कौन कौन है इसमें? ओरांग है। ओरांग के बाद नामेरी है। नामेरी के बाद काजीरंगा है। और काजीरंगा के बाद एक और कौन सा है? उसका नाम है डिब्रू सैखोवा। ये सब याद कर लो कौन कौन से हैं। अगर न्यूज़ में बहुत रहते हैं ये सब, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी रेल से कोई जानवर कट जाता है, कभी बिजली लग जाती है, कुछ हो जाता है, तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। असम के जो नेशनल पार्क को वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में बहुत न्यूज़ में रहती हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित गैसों के वातावरण में उनके प्रतिशत के हिसाब से घटते हुए क्रम में लगाइए। मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ चलते हैं। देखो, सबसे पहले तो नाइट्रोजन होगी, सबको मालूम है। 78% तो नाइट्रोजन ही है। 21% का 20.9% कह लो ऑक्सीजन है। उसके बाद में आपकी आर्गन है। 0.9%। और जो बाकी बचता है 0.1%, उसमें सब कुछ है। यानी कि इसका सही जो क्रम होगा, सही सीक्वेंस होगा, सबसे पहले नाइट्रोजन, तो सभी में दिया हुआ है। नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन 414141, और उसके बाद आर्गन 4132 बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ जरूर लीजिएगा। आगे आते हैं, कौन से जैव अपघटनीय है ना? आपको 2 कंपाउंड्स दिए गए, पूछा गया कि बायोडिग्रेडेबल कौन से हैं। बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या है कि अगर इनको एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाए तो कुछ दिनों बाद ये एटमॉस्फेयर के जो कंपोनेंट्स हैं उसमें अपने आप घुल जाएंगे।
ठीक है, जैसे खाना है, बॉडी है, स्किन है, पत्ता है, ये सब चीज़ें हैं। तो उसमें डीडीटी दिया हुआ है, डीडीटी है क्या बायोडिग्रेडेबल? नहीं है। और रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस बायोडिग्रेडेबल हैं? नहीं है। ये दोनों के दोनों ही बायोडिग्रेडेबल नहीं है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? कोई नहीं। अगला आते हैं, जैविक ऑक्सीजन मांग का मापन प्रमुखता किया जाता है। ये जो आपकी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है क्यों की जाती है? सूक्ष्म जीवों का पता लगाने हेतु कितना बैक्टीरिया एल्गे हो गया पानी में, इसलिए किया जाता है? नहीं। ऑक्सीजन का स्तर जानने हेतु, डिटरमाइन द लेवल ऑफ ऑक्सीजन, नहीं, इसके लिए भी नहीं। फिर एस्टिमेटिंग द क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सीवेज वाटर, इसके लिए किया जाता है। जी हाँ, सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, सीवेज जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ की मात्रा जानने हेतु किया जाता है। निम्नलिखित वाक्यों में सही कथन बताइए। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहला क्या करेंगे? प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में स्टार्ट किया गया, बिल्कुल सही बात है। तो जल्दी से बताओ कमेंट में कि प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था, जरा कमेंट में बताइएगा। और भारत में कुल 32 हाथी संरक्षण स्थल हैं, बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। देख लो, डेटा है सब, ये सब नोट्स हैं। अगला देखो, केरला हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट्स। क्या सबसे ज़्यादा हाथी केरल में पाए जाते हैं इंडिया में? नहीं, सबसे ज़्यादा हाथी आपको मिलते हैं कर्नाटक में। केरल में सजा के पहुंच जाते हैं मंदिर, तो ये मत समझना कि सबसे ज़्यादा केरल में ही है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सही कथन कौन कौन से हैं? 1 और 2, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? देखो, अब पॉलिटी क्वेश्चंस आ गए, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आर्टिकल्स हर बार पूछे जाते हैं, और ये जो आर्टिकल्स मैंने दिए हैं तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, यहाँ पे एक मिसप्रिंट हो गया, ये मूलभूत अधिकार है। ठीक है, इसको काट देते हैं। मूलभूत अधिकार, ये रहे मूलभूत अधिकार। तो सिटीजनशिप आर्टिकल 5 से 11 है, सही है। इमरजेंसी 352 से 360 है, बिल्कुल सही है। स्टेट या राज्य 152 से 237 है, ठीक है। फंडामेंटल राइट 12 से 32, 12 से 32 कौन सुमेलित नहीं है? 12 से 32 होता है? जी नहीं, 12 से 35 होता है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 दिए हुए हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन से राज्यों की राज्यसभा में उपस्थिति बराबर है? उपस्थिति बराबर का मतलब यह है कि कौन से स्टेट्स ऐसे हैं जिनकी राज्यसभा में जो सीट्स हैं वो इक्वल हैं। ठीक है, पंजाब दिया हुआ है, असम दिया हुआ है, और तेलंगाना दिया हुआ है। बताइए कौन कौन सी हैं? देखिए, पंजाब, असम और तेलंगाना, इन सब की सीट्स बराबर हैं। कितनी सीट्स हैं? सब में से 7 मेंबर्स हैं राज्यसभा के। 7 राज्यसभा सीट्स हैं। मेंबर्स कम ज़्यादा हो सकते हैं, जैसे असम से 6 ही मेंबर हैं। ठीक है, लेकिन टोटल सीट्स तीनों में से 7-7 हैं। ओके, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। याद कर लेना इसको। यूपी से कितनी है जरा बता दीजिएगा, ये भी कमेंट में बताइएगा। यूपी से कितनी सीट्स हैं राज्यसभा की? और कौन कौन से यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जिनमें राज्यसभा मेंबरशिप है, कौन कौन सी ऐसी जिनमें राज्यसभा मेंबरशिप नहीं है, ये भी देख लीजिएगा। कौन सांविधिक निकाय हैं? देखो, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं भाई ये। स्टैट्यूटरी, ये सब क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। स्टैट्यूटरी बॉडीज क्या होती हैं? जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस समय कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी बॉडीज के बारे में बात करी गई थी, है ना, जितने निकायों को कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया था, वो सारी कॉन्स्टिट्यूशनल या संवैधानिक निकाय होते हैं। लेकिन कुछ बातें ऐसी भी थी, कुछ इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे भी थे जिनकी हमको बाद में ज़रूरत पड़ी समय के हिसाब से, तो हमने उनको बनाया। वो कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से नहीं दिए गए थे। ठीक है, अब बनाया पार्लियामेंट ने, उसको लीगली बनाया गया। ठीक है, आर्टिकल्स भी उसके लिए आए, वो अलग बात है कि उसको हमने बाद में लीगली एक्सेप्ट किया और कॉन्स्टिट्यूशन में उसको डाला। इस तरह की जो बॉडीज होती हैं इनको हम कहते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी, राइट, क्योंकि इनको हम एक पर्टिकुलर स्टेटर या एक तरह से कह लीजिए विधेयक देते हैं। तो ये स्टैट्यूटरी बॉडीज कौन सी हैं? देख लो जरा। स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जी हाँ है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, ये भी है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये भी है। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, ये भी है। चारों हैं। ठीक है, चारों हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन कहीं शायद मिस हो गया है, कोई बात नहीं। पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित वाक्यों में सही वाक्य बताइए। निम्नलिखित वाक्यों में सही वाक्य बताइए। कौन सा सही वाक्य है भाई, जरा देख लो। इसका आरंभ 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था, बिल्कुल सही बात है। 59 को हुआ था। प्राइम मिनिस्टर कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी।
पंचायती राज को गठित किया गया। कब गठित किया गया? 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का बर्थडे था और 1959 की बात है। राजस्थान के नागौर जिले में इसे सर्वप्रथम लागू किया गया। बताइए, राजस्थान में लागू किया गया, कौन से डिस्ट्रिक्ट में लागू किया गया? नागौर जिला था, वहां पर उसको सर्वप्रथम लागू किया गया। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। यह प्रशासन के 3 स्तरों का प्रतिपादन करता है। 3 टीयर सिस्टम है। देख लो भाई, 3 टीयर्स कौन कौन से हैं? 3 टीयर सिस्टम है, 3 स्तर हैं। कौन कौन सा? एक तो आपकी ग्राम सभा है या ग्राम पंचायत कह लीजिए, दूसरी ब्लॉक लेवल पर आपकी समिति होती है, और तीसरी कौन सी होती है? जिला परिषद है। तो ऐसे कर लो, पहली है जिला, दूसरी है समिति, और तीसरी है आपकी ग्राम सभा। ठीक है, ये ब्लॉक लेवल पर होती है, इसको आप तहसील कहते हैं, और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है, इसको आप जिला कहते हैं। नाम से क्लियर है, जिला परिषद, ब्लॉक समिति और ग्राम पंचायत। तो फ्रेंड्स, ये था आज का मॉड्यूल। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लो। सवालों का लेवल देख ही रहे हो क्या है, फायदेमंद है या नहीं है, तो आप खुद ही डिसाइड कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। कल की वीडियो का भी इंतजार कीजिएगा, ठीक रात को 9 बजे हम लॉन्च कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।